हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो कि एमए सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पेपर ये नहीं, ऑप्शनल पेपर है। थर्ड पेपर का थर्ड पेपर है जो कि ऑप्शनल पेपर है आप लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय किसान ऋण के ही जन्म लेता है, ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण के पलता है और ऋण में ही मर जाता है। जो भारतीय किसान है वो ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही पलता है और ऋण में ही मर जाता है। यह कहना किसका है? आरबीआई द्वारा, सर मैल्कम डार्लिंग या मार्शल या फिर पिगू। इसका सही आंसर होगा सर मैल्कम डार्लिंग। इन्होंने ये बात कही थी कि जो भारतीय किसान होता है वो ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में पलता है और ऋण में ही मर जाता है, क्योंकि भारत में किसानों की दशा वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के आय में विषमता का अंश जिस देश में कम होता है वह देश होता है अल्पविकसित, पिछड़ा, विकसित एवं अल्पविकसित। तो इसका सही आंसर होगा विकसित, क्योंकि विकसित देशों में ही कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में आय की विषमता नहीं होती है, और जो अल्पविकसित देश होते हैं या फिर विकासशील देश होते हैं उनमें आय में विषमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी वजह से वो उतना विकसित देश नहीं होता। उसके बाद उत्पादन की प्रक्रिया में कौन सा वक्र संबंधित होता है? सममात्रा वक्र, तटस्थता वक्र, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्पादन की प्रक्रिया में होता है वो सममात्रा वक्र होता है। जो तटस्थता वक्र होता है वो कंज्यूमर के लिए होता है, वस्तु के उपभोग के लिए होता है, और जो सममात्रा वक्र होता है वो उत्पादन की प्रक्रिया के लिए होता है। इसके बाद देखेंगे, समोत्पाद वक्र व्याख्या करता है उत्पादन में वृद्धि की, उत्पादन फलन संबंध की, साधनों में वृद्धि की या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उत्पादन फलन संबंधों की। जो समुत्पाद वक्र होता है उसमें उत्पादन फलन की बात की जाती है, उत्पादन फलन संबंध से। देखिए लिखा है, सम उत्पाद वक्र यह दिखाता है कि इनपुट जो साधन लगाए जाते हैं, इनपुट के विभिन्न संयोजनों से आउटपुट का क्या संबंध है। यह मूल रूप से उत्पादन फलन का एक ज्यामितीय चित्रण है। मतलब जो इनपुट होते हैं, साधन होते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी जो होते हैं, इनका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग एक जैसे श्रम को बढ़ाते हैं तो उसका उत्पादन मतलब आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़कर आता है। तो ये सब शो करता है समुत्पाद वक्र। इसके बाद है, आगत निर्गत संबंध है साधन उत्पाद संबंध, साधन संबंध, साधन उत्पाद संबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा साधन उत्पाद संबंध। इसके बाद है, फाई रेनिस का सिद्धांत कितने क्षेत्रों से संबंधित है? 2, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 2 क्षेत्रों में। जो फाई रेनिस मॉडल है वो 2 क्षेत्रों से संबंधित है। अदृश्य बेरोजगार किसे माना जाता है? अदृश्य बेरोजगारी से शायद एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि अदृश्य बेरोजगारी के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया जा चुका है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। जिसकी सीमांत उत्पादकता 1 के बराबर होती है, जिसकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है, जिसकी सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है या फिर जिसकी सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर होगा जिसकी सीमांत उत्पादकता 0 होगी। अदृश्य बेरोजगारी का मतलब होता है कि जो बेरोजगारी हमें दिखाई नहीं देती है, वो लोग रोजगार में लगे रहते हैं परंतु उनसे कोई लाभ नहीं होता, और ये मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में ही पाई जाती है। एक खेत में 4 की जगह 6 मजदूर लगे रहते हैं। मतलब अगर किसी के घर की खेती है तो फिर वो लोग जितने लोग घर पर होंगे वो उतने सारे लोग काम करेंगे जाके। फिर वहाँ पर 4 लोगों की ज़रूरत होगी, फिर भी 6 लोग कार्य करने जाएंगे। ऐसे देखने में तो लगता है कि उन लोगों के पास रोज़गार है, पर असल में उनके पास रोज़गार नहीं होता है। वो अदृश्य बेरोजगारी को शो करता है। तो जिनकी सीमांत उत्पादकता होती है वो 0 होती है, मतलब कि उनके एक्स्ट्रा मेहनत करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसी को कहते हैं सीमांत उत्पादकता 0 होना। जैसे 1 यूनिट और बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या प्रॉफिट निकल कर आता है, तो जो यूनिट और बढ़ाने पर कोई प्रॉफिट ना निकल कर आए उसी को सीमांत उत्पादकता 0 कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकाल में सभी आगत होती हैं परिवर्तनशील, स्थिर आगत के साथ चल साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा परिवर्तनशील होते हैं। जब दीर्घकालीन की बात की जाती है तो उसमें जो आगतें होती हैं, जैसे जो इनपुट लगाए जाते हैं वो मोस्टली परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम लोग एक ही भूमि पर कार्य नहीं कर सकते। हम उसके साथ भूमि बढ़ाई जाएगी, श्रम बढ़ाया जाएगा, पूंजी भी बढ़ाई जाती है। तो दीर्घकाल में जो सभी आगतें होती हैं परिवर्तनशील होती रहती हैं, ये बढ़ाई जाती हैं, बढ़ाई घटाई जो भी अपने अकॉर्डिंग करते हैं। इसके बाद है
लेविश का कृषि विकास प्रारूप कितने क्षेत्रों में आपसी संबंध की व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है 2 क्षेत्रों की। उसके बाद है प्रोफेसर लेविश द्वारा निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया गया था? लेविश या फिर लुईस? श्रम की सीमित पूर्ति का सिद्धांत, श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत, या फिर पूंजी की सीमित पूर्ति का सिद्धांत, पूंजी की असीमित पूर्ति का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत। जो प्रोफेसर लुईस थे उन्होंने श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत दिया था। इसके बाद है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहलाता है दीर्घकालीन। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है विनिर्माण उद्योगों में, कृषि में, कारखानों में या सभी उद्योगों में। तो इसका सही आंसर होगा कृषि में। जो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है वो होता है कृषि में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की प्रथम अवस्था वहाँ समाप्त होती है जहाँ एमपी अधिकतम होता है, टीपी अधिकतम होता है, एपी अधिकतम होता है या फिर सभी। तो इसका सही आंसर होगा एपी अधिकतम होता है। जहाँ एपी अधिकतम होता है वहाँ पर उसकी प्रथम अवस्था समाप्त हो जाती है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की। उसके बाद है जनसंख्या सिद्धांत हेतु कौन से अर्थशास्त्री प्रसिद्ध हैं? मार्शल, केन्स, माल्थस या फिर रिकार्डो। तो इसका सही आंसर होगा माल्थस। माल्थस सबसे ज़्यादा फेमस है जनसंख्या के सिद्धांत के लिए। इन्होंने सिद्धांत दिया था ज्यामिति वाला सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारी जो खाद्यान्न की आपूर्ति है वो बढ़ रही है अंकगणितीय रूप में, मतलब 1 2 3 4, और जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय रूप में बढ़ रही है 2 4 6 2 4 8 इस तरह से। इसके बाद है नीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या फिर मत्स्य उत्पादन से। तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से। जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद है पीली क्रांति संबंधित है। तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति सरसों मतलब तेल, ये सब चीज़ें इससे पीली क्रांति संबंधित है। तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. खुश या फिर बीपाल। किसका सही आंसर होगा नॉर्मन ई बोरलॉग। देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग को लगाइएगा, और अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो उसका सही आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उसके बाद है NAFED संबंधित है पशुपालन से, ईंधन की बचत से, कृषि विपणन से या फिर कृषि उपकरण से। तो इसका सही आंसर होगा कृषि विपणन से। उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो निर्धारक है उस कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से। ये आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके आगे एक वीडियो और आएंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा।